गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें चैप्टर 1 हो चुका था और अब चैप्टर 2 है, जिसमें चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए तो अब देखते हैं चैप्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग इन टॉपिक को देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा एवं निहारिका, तारों का जन्म एवं विकास, चंद्रशेखर सीमा, न्यूट्रॉन तारा, कृष्ण बीवर, ब्लैक होल जिसे कहते हैं, और साथ ही इसमें जो टॉपिक है नक्षत्र, तारामंडल, सौर मंडल की संरचना, सूर्य एवं ग्रह, धूमकेतु, पूछल तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। तो अब इन सभी का हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। सामान्य परिचय देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है, और सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है, तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौर मंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। ठीक है, 99% से अधिक द्रव्यमान जो है वो सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। शेष द्रव्यमान से बने हैं और सारे जितने हैं ग्रह मात्र 1% में हैं। चलिए अवधारणाएं देख लेते हैं। टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये टॉलमी के अनुसार था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कॉपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की थी तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र हैं। ठीक है, 1920 में एडविन हबल ने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं। ठीक है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी देखेंगे। इस सिद्धांत का देखें प्रतिपादन, अगर बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अत्यंत अनंत था। ठीक है, हम लोग देख रहे थे जिसका आयतन इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, फिर से देख लीजिए कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म
और ताप व घनत्व जो था अनंत था। बिग बैंग प्रक्रिया के में इसके अंदर महाविस्फोट होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विस्फोट के फलस्वरूप क्या होता है, अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास होता है और उसी समय ग्रह एवं उपग्रह का निर्माण होता है। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार क्या था कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ज़्यादा सर्वाधिक मान्यता किससे दी गई है, बिग बैंग सिद्धांत को। नेक्स्ट आते हैं आकाशगंगा एवं निहारिका, गैलेक्सी एंड नेबुला देखते हैं। तो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत में क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों का संचयन होता है और इसे ही निहारिका कहा गया। और ये इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में बदल गए, जिससे तारों का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दिश प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे आदि इसमें शामिल है। तो ये सब विभिन्न विकिरण निकलते रहते हैं आकाशगंगा से। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो जो हमारा सौर मंडल है वो मंदाकिनी में है। ठीक है, यह कैसा है, तो यह सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं एक केंद्र है। केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौर मंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ठीक है, यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। ठीक है, मंदाकिनी के सबसे पास स्थित आकाशगंगा है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा है, जो सौर मंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीला तारों का क्षेत्र है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हबल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। तो मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने। अब देखते हैं तारे का जन्म तथा विकास। ठीक है, तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से वो गुजरता है। तो तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएं देख लेते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यह आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। ठीक है, तो यही आदि तारा कहलाता है।
आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निर्माण होता है और फिर बाद में धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगता है। अब तारों का रंग, तापमान और उम्र देख लेते हैं। तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जैसे नीला व सफ़ेद तारा है तो वो युवा तारा होगा, अभी आधे तारा बन ही रहा था। नारंगी होगा तो पौड़ तारा होगा और लाल होगा तो वृद्ध तारा हो जाएगा। अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, वह कृष्ण बीवर बन जाता है, तो तारा ब्लैक होल बन जाता है। पुनः तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा, रेड जायंट स्टार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में बदल जाता है, जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो वह लाल दानों से श्वेत वामन अंततः काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। अब देखते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या होता है। तो एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के एक अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है और इसे ही चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ठीक है, एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.F. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखते हैं न्यूट्रॉन तारा। तो सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं? पल्सर। अब देखते हैं कृष्ण बीवर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। तो कृष्ण बीवर अंतरिक्ष में एक स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा स्थान होता है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता है। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण बीवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण बीवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। ठीक है, ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण बीवर में परिणत हो जाते हैं। अब देखते हैं नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है।
निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र देखते हैं तो चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी, ये सब नक्षत्र के नाम हैं। नक्षत्र दिवस क्या होता है? तो किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तारामंडल, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। ध्रुव तारा देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही एक सदस्य है। तो ध्रुव तारा किसका सदस्य है? तो लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। सप्तर्षि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। ठीक है, सौर मंडल की अब संरचना देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी समान ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। यह ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये 2 वर्ग कौन से हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे तारे, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर करते हैं, जैसे ग्रह। ठीक है, अब इसमें सारणी दी गई है, जिसमें दिया गया है कि ग्रह है, ये ग्रह दिया गया है और सूर्य से उसकी दूरी दिया गया है, घनत्व दिया गया है, अर्धव्यास है और उपग्रहों की संख्या है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। उपग्रहों की संख्या देख लेते हैं किसकी कितनी है। तो बुध के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है, शुक्र की 0 है, पृथ्वी की 1 है, मंगल की 2 है, बृहस्पति की 69 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 69 उपग्रहों में से 53 को प्रमाणिक दर्जा दिया गया है, जबकि 16 उपग्रहों की औपचारिक घोषणा हुई है, उनको प्रामाणिकता भी मिली नहीं है। शनि की देख लेते हैं तो 62 उपग्रह हैं। यूरेनस को देख लेते हैं तो 27 है और नेपच्यून को 13 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये सूर्य से दूरी जो इन ग्रहों की दी गई है वो खगोलीय इकाई में दी गई है, अर्थात पृथ्वी की जो मध्यमान दूरी है वो 14,95,98,000 किलोमीटर है, एक इकाई के बराबर है। भूमध्य रेखीय अर्धव्यास है 6378.137 किलोमीटर बराबर 1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं माप इकाइयाँ। प्रकाश वर्ष, इसे लाइट ईयर भी कहते हैं। यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि समय का मात्रक है या दूरी का, तो यह दूरी का मापक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट आते हैं पारसेक। पारसेक क्या है? यह दूरी की माप की इकाई है, जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मांड वर्ष,
कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी या आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं? यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान है इतना मीटर, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे सूर्य के बारे में अब देख लेते हैं। इसी तरह हर सूर्य के बाद ग्रहों के बारे में देखेंगे, जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सभी, तो सबका एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सूर्य के बारे में चलिए देखते हैं। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य की वर्तमान आयु देखा जाए तो लगभग 4.7 अरब वर्ष है। 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु है। सूर्य के द्रव्यमान की बात करें तो यह 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। तो सूर्य जानते ही हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तो इसमें 70% समझा जाए तो हाइड्रोजन है और 27 से 28% यहाँ पे हीलियम है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुँचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। 25 पृथ्वी दिवस है इसका घूर्णन। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो केंद्र है, फिर विकिरण क्षेत्र है, संवहनी क्षेत्र है, प्रकाश मंडल है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है। ये 6 क्षेत्रों में वर्गीकरण है इसका। सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत प्रकाश मंडल से अधिक होता है। ठीक है, तो सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है वो बाह्य परत जो प्रकाश मंडल है उससे अधिक होता है केंद्र का तापमान। नेक्स्ट है, सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं? स्पिक्यूल कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। ठीक है, नोट देखते हैं। क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहां पर तापमान अचानक से बढ़ता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है इसे किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। फोटोस्फीयर क्या है? यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। इन्हें ग्रैन्यूल कहा जाता है। ठीक है, फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बे को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। नासा के अनुसार सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अब देखते हैं अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा ये क्या है? तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑरोरा क्या होता है। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर
एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रह, प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय संघ IAU ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी है। उसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो, इसके क्या क्या मानदंड है देखते हैं। अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर लें या कक्ष से पूर्णतया बाहर कर दें, फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए। तो ये भी विशेषता होनी चाहिए उसमें। ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सकते। ठीक है, तो ये मानदंड है, इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं ग्रहों के पास क्या अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, यह सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करता है। ग्रहों को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण रोटेशन कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो जब वो ग्रह अपने अक्ष पर घूमेंगे या घूमेंगे तो घूर्णन या परिभ्रमण कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, और जब वह सूर्य के चारों तरफ घूमेंगे तो वो परिक्रमण कहेंगे, परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान समय में सौर मंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनकी वर्णन देख लेते हैं। तो 8 ग्रह हैं। ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं और बाह्य या जोवियन ग्रह इसे कहते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं और बाह्य या जोवियन ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रम से सूर्य से दूरी इसकी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है और फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये हैं। फिर आकार के अनुसार अगर देखते हैं, बढ़ते क्रम में देखते हैं तो सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और वरुण है, अरुण है और शनि है और बृहस्पति है। तो इसके अनुसार सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य से दूरी के क्रम में देख लें तो सबसे नज़दीक बुध है और पृथ्वी हमारी तीसरे स्थान पे आएगी सूर्य से दूरी के क्रम में, और वरुण जो है सबसे दूर है और आकार में पृथ्वी चौथे नंबर पे आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अंतर देखते हैं तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रहों का निर्माण जो है सूर्य के निकट हुआ है, जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। किसकी? धूल कण और गैसों की। जबकि सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, तो यहाँ जोवियन ग्रहों पर धूल कण और गैसों की अधिकता पाई जाती है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाएँ। इसके साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में हैं। जबकि जोवियन ग्रहों का आकार बड़ा है तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया जाता है। ठीक है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण देखते हैं तो अभी आपने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है। ये ठोस ग्रह कहे जाते हैं। जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो ठोस ग्रह कहे जाते हैं। और जोवियन ग्रह के उदाहरण देखते हैं तो यह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण भी कहते हैं, नेपच्यून, वरुण भी इसे कहते हैं, और ये गैसीय ग्रह होते हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं
वो जोयन ग्रह कहलाती है और गैसीय होती हैं, और ये जो 4 हैं जो पार्थिव ग्रह कहलाती हैं और ये ठोस होती हैं। अब इन ग्रहों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। बुध, मरकरी जिसे कहते हैं, यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में इसे 50 किलोमीटर प्रति सेकंड भी कहा जाता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होता है तथा रातें बर्फीली होती हैं। ठीक है, दिन अत्यधिक गर्म होगा और रातें बर्फीली, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तो बुध का जो तापांतर है अन्य जो ग्रह हैं उनसे सबसे अधिक है। चूँकि दिन अधिक गर्म होता है, रातें बर्फीली होगी, तो जाहिर सी बात है तापांतर सबसे अधिक होगा। और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यहाँ वायुमंडल भी नहीं है और उसका कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र, वेनस। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। तो इसे भी याद रखिएगा कि यह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड खगोलीय पिंड है। ठीक है, शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। तो शाम में यह पश्चिम में दिखता है इसलिए इसे सांझ का तारा, सुबह में यह पूरब में दिखता है इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। जिस आकार भी इसका पृथ्वी के साथ बराबर है लगभग, घनत्व भी और व्यास भी, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होता है। इसी के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, तो ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों ग्रह है गर्म? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की 90 से 95% पाई जाती है और यह प्रेशर कुकर की तरह स्थिति उत्पन्न होती है यहाँ पे, और सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ घने बादल पाए जाते हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है। ठीक है, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं, लेकिन शुक्र एवं अरुण इसकी जो परिक्रमण दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, दक्षिणावर्त है। ठीक है, अब देखते हैं शुक्र के बारे में ही अभी देख रहे हैं हम लोग। तो यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान, बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल अगर देखें तो यह 225 दिनों, अन्य स्रोतों में 255 दिन का है। ठीक है, तो परिक्रमण काल 225 दिनों का इसका है और घूर्णन काल 243 दिनों का होता है। अर्थात हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं। तो शुक्र पे सर्वाधिक लंबे दिन रात होते हैं। ठीक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो यह 5वां बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो यह तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब, जियोड कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वह है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड, अर्थात लगभग 1 दिन का होता है घूर्णन काल। तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड होता है, अर्थात ये लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में
जो लगा समय होता है वो सौर वर्ष कहलाता है। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र व वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी किन किन ग्रहों पे पाई जाती हैं? तो ये 5 ग्रह हैं। कौन कौन? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डी लॉक्स जोन, इसे किसे कहते हैं? गोल्डी लॉक्स जोन देखते हैं। गोल्डी लॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र पृथ्वी समान भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, क्या होता है? जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं 2 क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। तो ये था पृथ्वी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं मंगल, मार्स के बारे में देखते हैं। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, लाल रंग की, तो इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। आगे है, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस तथा डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर देखें तो ओलंबस मोन्स है तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, मंगल पर ग्रह पर ही मौजूद है। तो निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पे है और यह सबसे ऊंचा पर्वत है। निक्स कोलंबिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो एक एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है निक्स कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो यह 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 69 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। तो अभी क्या है? अभी शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति के केवल 69 उपग्रह हैं, यह याद रखिएगा, और इसके ज़्यादातर जो उपग्रह हैं बहुत छोटे हैं। ठीक है, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमेड जो है इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो गैनीमेड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और मंगल का जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। लो आयो हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौर मंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा समान ग्रह भी कहते हैं, तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। किसे? बृहस्पति को। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। किसे? बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा दी गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, शनि देखते हैं। इसमें बहुत ही फैक्ट है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कई बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। शनि देखते हैं, सैटर्न
यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के अगर क्रम में देखते हैं तो ये 6वें स्थान का ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व जो है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व वाला है शनि। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग कहते हैं की घटना कहते हैं। तो इसके जो छल्ले हैं कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, इसीलिए इसे रिंग क्रॉसिंग घटना भी कहते हैं इस घटना को। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का जो घूर्णन काल है वो 10 घंटा 40 मिनट है तथा परिक्रमण काल जो है 29 वर्ष है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं, ठीक है, 82 उपग्रह हैं, जिसमें एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। तो जो फोबे उपग्रह है शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अब देखते हैं अरुण यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो ये 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता है यहाँ पे, इसी कारण इसे नीले हरे रंग का यह दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। ठीक है, तो किस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है? तो यह अरुण पे होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है वरुण नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो 8वां है। ठीक है, तो आकार में यह चौथा बड़ा उपग्रह है और पृथ्वी 5वां बड़ा उपग्रह है आकार में। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष कहते हैं लगता है। कुछ स्रोतों में यह 164 वर्ष भी है। जॉन काउज एडम्स, अर्बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की है। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की थी। ठीक है, एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। ठीक है, तो ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज करी थी। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर गीजर के प्रमाण मिलते हैं, उष्णोत्तस के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे गीजर के प्रमाण कहाँ पे? ट्राइटन पर। ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो यह वरुण का उपग्रह है। अब देख लेते हैं बौने ग्रह किसे कहते हैं। तो ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौने ग्रह कहते हैं। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो जिसे यम भी कहते हैं, एरिस, होमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे अब प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। 2006 से पहले इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा उपग्रह माना जाता था। तो 2006 से पहले इसे सौर मंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो
से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वो गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ न हो, ग्रहों के दर्जे में आएगी। ठीक है। तो ये सभी जो परिस्थितियाँ दी गई वो ग्रह के बारे में बताई गई है। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है और आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौर मंडल के बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा है। अब देखते हैं, ग्रह दिया है और उसके घूर्णन की अवधि दी है, परिक्रमण की अवधि दी हुई है। तो देख लेते हैं इसे। बुध का जो घूर्णन, ये घूर्णन की अवधि दी गई है और ये परिक्रमण की। तो बुध का जो घूर्णन टाइम है वो 58.65 दिन है और जो परिक्रमण की अवधि है वो 88 दिन है। शुक्र का 243 दिन है घूर्णन टाइम और इसका जो परिक्रमण टाइम है वह है 225 दिन। ठीक है। पृथ्वी का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और इसका परिक्रमण दिन है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। मंगल का 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड घूर्णन दिवस है और इसका परिक्रमण अवधि अगर देखें तो लगभग 687 दिन है। बृहस्पति का अगर घूर्णन अवधि देखें तो 9 घंटे 55 मिनट है और इसका जो परिक्रमण अवधि है लगभग 12 वर्ष है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब बृहस्पति देख लिया। शनि देखते हैं तो इसका जो घूर्णन अवधि है 10 घंटे 40 मिनट है और इसका परिक्रमण अवधि लगभग 29 वर्ष है। अरुण यूरेनस का जो घूर्णन अवधि है वो 17 घंटे 14 मिनट है और परिक्रमण अवधि लगभग 84 दिन है। वरुण का 16 घंटे है घूर्णन अवधि और परिक्रमण की अवधि जो है 165 वर्ष है। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैस से। ठीक है। कौन सी ग्रह पे कौन सी गैसें उपस्थित है। बुध चूँकि वायुमंडल रहित है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का हल्का आवरण यहाँ पे पाया जाता है। शुक्र पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। पृथ्वी पर देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। मंगल पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन पाया जाता है। बृहस्पति पे हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया पाया जाता है। शनि पे देखें तो अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। अरुण पे मीथेन पाया जाता है और वरुण पे भी मीथेन पाया जाता है। इस सब का सिंबॉलिक नेम है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक उपग्रह अब देखते हैं। नेचुरल सैटेलाइट मून कह लीजिए इसे। तो वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होती है, अतः यह भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। अब ये शनि के हो गए हैं। तो सबसे अधिक जो उपग्रह है वो शनि के हैं तथा बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का पथ जो है परवलयकार है। ठीक है। होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। परवलयकार है ना, ऐसे इसलिए दूरी घटती बढ़ती रहती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। ठीक है। न्यूनतम जब इनकी दूरी हो जाएगी तो पेरिजी कहलाती है। इस स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होगा, चमकीला होगा।
एवं जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होगी तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि अगर देखें तो लगभग 27 दिन 8 घंटे हैं। तो इसकी परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि 27 दिन 8 घंटे हैं। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद के संयोजन को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। तो लगातार जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा कि संयोजन को ही ब्लड मून कहते हैं या टेट्राड कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का अगर गुरुत्वीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। ठीक है। अब हो गया चंद्रमा के बारे में। अब देखते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे, कॉमेट। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार के पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है और इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि पुच्छल तारा कैसे बनता है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हैली एक पुच्छल तारा है। ठीक है। यह पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। ठीक है। इस प्रकार धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। तो नाभि में क्या होता है? यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग होता है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। पुच्छ यह धूमकेतु के पीछे का भाग है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। तो ये तो धूमकेतु के बारे में था। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व, ठीक है, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा यह करता है। विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। ठीक है, ये देख लीजिए क्षुद्र ग्रह का ये बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। तो सेरेस क्या है? ये सबसे बड़ा है एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह, ये सब क्षुद्र ग्रह के नाम हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उल्का या उल्का पिंड देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे देखते हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इससे ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। शूटिंग स्टार इसे ही कहते हैं। क्या होता है? जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण यहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, तो इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही जलकर राख हो जाता है, जो कि उल्कास्म कहलाता है, जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं वह उल्का पिंड कहलाते हैं। तो जो उल्काएं चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरती हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रह, उनके उपग्रहों की संख्या और प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी
के एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं, इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो इत्यादि इसके उपग्रह हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं, ठीक है। टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टला, तेथिस, पंडोरा इत्यादि ये सभी शनि के उपग्रह। अरुण के देखते हैं तो 27 उपग्रह हैं, कौन कौन है, टिटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रियल, एरियल आदि। वरुण के 13, ट्राइटन, लारिसा, प्रोटियस आदि। तो ये उपग्रह थे। अब देखते हैं खगोलीय अभियान दिया हुआ है कि खगोलीय अभियान जो जो किए गए हैं, तो देख लेते हैं उनको एक नज़र में। अपोलो मिशन 1968 में हुआ था नासा के द्वारा, यह एक चंद्र अभियान है। कैसनी 1997 में, यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी तीनों का था, और यह शनि अभियान था। हायाबुसा क्या है, 2003 में, यह जापान का अभियान है और क्षुद्र ग्रह अभियान के लिए इसे बनाया गया था। रोसेटा मिशन 2004 में, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा और सौर मंडल के अध्ययन हेतु। हुइजेन्स प्रोब नासा के द्वारा टाइटन उपग्रह के लिए। मैसेंजर 2004 में, नासा के द्वारा बुध अभियान के लिए। ऑर्बिटर मैसेंजर 2004 में, नासा के द्वारा शुक्र अभियान के लिए। डीप इम्पैक्ट यान 2005 में, नासा के द्वारा धूमकेतु अभियान के लिए। सोलर बी 2006 में, यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान ये तीनों मिलकर सूर्य के अध्ययन के लिए ये था सोलर बी। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में और चंद्रयान सेकेंड भी 2018 में था, तो यह भारत में से चंद्र अभियान के लिए, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर जो 2011 में हुआ था, यह नासा के द्वारा मंगल अभियान के लिए। ग्रेल 2011 में नासा के द्वारा चंद्र अभियान के लिए। मंगलयान 2013 में भारत के द्वारा मंगल अभियान के लिए। चांगई 5 2017 में चीन के द्वारा चंद्र अभियान के लिए। मून ऑर्बिटर 2020 से 25 के बीच दक्षिण कोरिया के द्वारा चंद्र अभियान के लिए, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें एवं अब लेखक देख लेते हैं। पुस्तक और लेखक। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। द वर्ल्ड एज आई सी इट, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया बुक है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अब देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। 2 आकाशगंगाओं के मध्य का स्थान काला है। हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण है जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती है। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जबकि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक और कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटो स्टार या आदि तारे को भूर्ण तारा कहा जाता है। तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5% होता है एवं लौह तत्व 0.5% होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उत्तरी गोलार्ध में कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा में स्थित है। फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में जिले में थुम्बा में टेरल्स का स्थापित किया गया है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन
इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अभी तक नहीं है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 1967 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले बीवर विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया था। चलिए, तो इस तरह आपका ये चैप्टर ब्रह्मांड और एवं सौर मंडल कंप्लीट होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देख लेते हैं। कृष्ण छिद्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो यह नक्षत्र कहलाता है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यह निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। कथन कारण देखते हैं, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभाव्य है। सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। आगे देखते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समान है, तो ये किसके बारे में सही है? तो यह है मंगल के विषय में। मंगल के सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति लेता है। टाइटन सबसे बड़ा ग्रह चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो टाइटन किसका है? उपग्रह शनि का। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है? तो यह प्लूटो है जो ग्रह नहीं है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार घट जाता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, साथ ही अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर से। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो नए नए मिलता रहे। चलिए, ओके, बाय।